करते हैं कंप्यूटर के सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड बहुत ही मेन पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, क्योंकि मदरबोर्ड के साथ ही आपकी सभी डिवाइसेस और कंपोनेंट्स कनेक्टेड रहते हैं। चाहे वो डायरेक्टली मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किए जाए, चाहे वो इनडायरेक्टली कनेक्ट किए जाए, सबका संबंध मदरबोर्ड से ही रहता है। मदरबोर्ड का सबसे मुख्य कार्य कंप्यूटर कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ सहयोग करना होता है। एक तरह से ये एक ऐसा बेस प्रदान करता है जिसपे सभी कंपोनेंट मिलकर कार्य करते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मदरबोर्ड एक बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का फिजिकल अरेंजमेंट होता है, जिसमें लगभग वो सभी पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं, वो सारा सर्किट अवेलेबल रहता है जो एक कंप्यूटर को चलाने और सभी कंपोनेंट्स के कार्य करने में जरूरी रहता है। अब हम बात करते हैं मदरबोर्ड के बेसिक कंपोनेंट्स की। हमारे पास एक मदरबोर्ड कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें काफी सारे कंपोनेंट्स और काफी सारे पार्ट्स होते हैं। अब हम बारी बारी से कुछ पार्ट्स की जानकारी लेते हैं। इसमें सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रोसेसर सॉकेट। यहाँ पे सिल्वर मेटल बॉडी से बना हुआ एक सॉकेट रहता है जिसमें आप अपना प्रोसेसर फिट कर सकते हैं। प्रोसेसर को लगाने के पश्चात उसके साथ एक लॉक दिया जाता है जिससे आप अपना प्रोसेसर मदरबोर्ड के साथ लॉक कर सकते हैं। इसके साथ ही यहीं से सीपीयू या प्रोसेसर पूरे मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने का कार्य करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट अवेलेबल है वो है मेमोरी स्लॉट्स के रूप में। देखिए यहाँ हमारे पास 4 मेमोरी स्लॉट्स दिए गए हैं जिनमें हम रैम फिट कर सकते हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि हम कट के अनुसार ही रैम फिट करते हैं, अर्थात यदि ये जो कट दिया गया है बीच में, यदि आपकी रैम इस कट के अनुसार नहीं है तो फिर उस रैम को आप इस मदरबोर्ड में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। रैम की जानकारी हम रैम के चैप्टर में लेंगे, लेकिन यहाँ पे मुख्य बात यह है कि हमारे पास रैम को फिट करने के लिए हर स्लॉट के साथ 2 लॉक दिए जाते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। जब हम इस स्लॉट में रैम लगाते हैं तो उसको प्रॉपरली मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए हम दोनों लॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। मदरबोर्ड के ऊपर जो मेमोरी स्लॉट्स होते हैं मदरबोर्ड के टाइप के अनुसार अलग अलग भी हो सकते हैं। कुछ मदरबोर्ड में केवल 2 स्लॉट्स अवेलेबल रहते हैं, कुछ में 4 स्लॉट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो है आईडीई कनेक्टर। आईडीई कनेक्टर का अर्थ उस कनेक्टर से है जो मदरबोर्ड को हार्ड डिस्क के साथ जोड़ता है, या हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड के साथ जोड़ता है। इसके लिए एक केबल का प्रयोग किया जाता है जिसे आईडीई केबल कहते हैं। एक सिरा उस केबल का हार्ड डिस्क में लगा दिया जाता है और दूसरा सिरा उस केबल का यहाँ आईडीई कनेक्टर में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास पावर कनेक्टर के रूप में है। एसएमपीएस के द्वारा आए हुए पावर सप्लाई को, जो कि पावर कनेक्टर के रूप में होती है, इस पावर कनेक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है। एक लॉक वहां अवेलेबल रहता है और एक लॉक साइड यहाँ अवेलेबल रहती है। जब हम उस कनेक्टर को, इसकी लेफ्ट साइड देखिए यहाँ पे एक लॉक साइड अवेलेबल है, जब हम उस पावर कनेक्टर को इस कनेक्टर के साथ जोड़ते हैं तो एसएमपीएस की सप्लाई पूरे मदरबोर्ड को मिलती है। ये पावर कनेक्टर 20 से 24 पिन का अवेलेबल हो सकता है मदरबोर्ड के प्रकार के अनुसार। नेक्स्ट हमारे पास सीमोस बैटरी अवेलेबल रहती है। सीमोस बैटरी बिल्कुल एक सेल होता है, जिस प्रकार से एक घड़ी में एक सेल डलता है उसी प्रकार से इस मदरबोर्ड के लिए भी एक सीमोस बैटरी अवेलेबल रहती है। ये सीमोस बैटरी कंप्यूटर के बंद होने की स्थिति में भी आपके कंप्यूटर का टाइम और डेट अपडेटेड रखती है और आपकी बायस सेटिंग्स को सेव करके रखती है। यदि आपको लगता है कि आपके कंप्यूटर की डेट और टाइम ठीक नहीं दिखाया जा रहा, आप बार बार डेट टाइम चेंज करते हैं, ठीक करते हैं और डेट टाइम फिर से अपने आप चेंज हो जाता है, तो आपको उस समय ये सीमोस बैटरी को बदलना होता है। तो इस तरह से सीमोस बैटरी यहाँ पे अवेलेबल रहती है मदरबोर्ड के इस स्थान पे। नेक्स्ट हमारे पास साउथ ब्रिज एक चिप अवेलेबल रहती है। यहाँ पे यदि हम देखें तो साउथ ब्रिज को इंडिकेट कर रही है चिप। इस हीट सिंक के नीचे एक चिप होती है जिसे हम कहते हैं साउथ ब्रिज। साउथ ब्रिज को हम ICH यानी कि इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब भी कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शंस को करना होता है, जिसमें USB, हार्ड डिस्क और आपके ऑडियो, इस तरह के इनपुट आउटपुट फंक्शंस को संपन्न करना ICH अर्थात साउथ ब्रिज का कार्य रहता है। इसके साथ ही यदि आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे ये रेड कलर का जो बॉक्स है वो इंडिकेट करता है
मदरबोर्ड के फ्रंट पैनल को। कैबिनेट में लगे हुए पावर स्विच, रीसेट स्विच, एचडी लेड और पावर लेड को हम इन फ्रंट पैनल पिंस के साथ जोड़ते हैं, इसीलिए इसको फ्रंट पैनल भी कहा जाता है। और यहाँ पे उन सभी केबल्स को जोड़ा जाता है जो कैबिनेट्स के साथ अवेलेबल रहती हैं। इसी के साथ यदि यहाँ देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे ब्लैक कलर के पोर्ट्स दिखाए गए हैं, इस मदरबोर्ड में 4 पोर्ट हैं, तो ये पोर्ट्स साटा पोर्ट्स कहलाते हैं। साटा पोर्ट्स जो होते हैं वो जो साटा हार्ड डिस्क होते हैं उनको मदरबोर्ड के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, जिसके लिए साटा केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि आईडी और साटा 2 तरह की हार्ड डिस्क अवेलेबल रहती है हमारे पास। यदि आईडी हार्ड डिस्क हो तो हम यहाँ ऊपर वाले कनेक्टर में, और यदि साटा हार्ड डिस्क हो तो हम यहाँ साटा कनेक्टर के साथ जोड़ सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम 4 हार्ड डिस्क जोड़ी जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 साटा पोर्ट्स अवेलेबल हैं। हमारे पास डीवीडी राइटर्स भी साटा पोर्ट्स में अवेलेबल रहते हैं, तो हम उनको भी इस पोर्ट के साथ अटैच कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास एक फ्लॉपी कनेक्टर दिया गया है। हमारे पास यहाँ एक फ्लॉपी कनेक्टर का पोर्ट दिया गया है जो कि आईडी केबल कनेक्टर जैसा ही है। हमारे पास जो फ्लॉपी ड्राइव्स पहले अवेलेबल रहती थी उनके लिए अभी भी कुछ बोर्ड्स में ये कनेक्टर अवेलेबल रहता है, जबकि फ्लॉपी ड्राइव्स अब आउटडेटेड हो गई हैं, उनकी जगह पेन ड्राइव्स और डीवीडीज और सीडीज ने ले ली है। फ्लॉपी ड्राइव का जो कनेक्टर होता है उसको हम इस कनेक्टर के साथ जोड़ते हैं, जिससे हम फ्लॉपी ड्राइव को डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट अवेलेबल है वो है पीसीआई स्लॉट्स। यदि आप यहाँ देखें तो व्हाइट कलर के जो स्लॉट दिखाए गए हैं 2, ये पीसीआई स्लॉट्स कहलाते हैं। पीसीआई स्लॉट्स उस समय कार्य में आते हैं जब आपको अपने मदरबोर्ड में किसी एक्सटर्नल कार्ड को लगाना होता है, जैसे कि टीवी ट्यूनर कार्ड। हमारे पास कंप्यूटर में टीवी चलाने की फैसिलिटी टीवी ट्यूनर कार्ड से आ सकती है, परंतु वो टीवी ट्यूनर कार्ड पहले से मदरबोर्ड में नहीं जुड़ा होता। हम उसको अलग से परचेज करके इस पोर्ट में लगा सकते हैं, जिसको पीसीआई स्लॉट पोर्ट कहते हैं। यदि किसी कारण से हमारी साउंड चिप खराब हो गई है तो हम एक साउंड कार्ड, एक्सटर्नल साउंड कार्ड लेके वो भी यहाँ लगा सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ 2 पोर्ट दिए गए हैं, तो मैक्सिमम हम 2 कार्ड यहाँ लगा सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। तो इस तरह से मान लीजिए हमारे पास लैन पोर्ट काम नहीं कर रहा, या लैन पोर्ट की चिप खराब हो गई है, या इसी तरह से साउंड चिप खराब हो गई है, या एक्सटर्नल कोई अलग फैसिलिटी हम चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, जैसे टीवी चलाना, तो इस तरह से उन कार्ड्स का प्रयोग हम इन पीसीआई स्लॉट्स में कर सकते हैं। इसी तरह से देखें यहाँ हमारे पास एक ब्लैकिश कलर का लंबा सा स्लॉट है, जिसको हम ग्राफिक कार्ड स्लॉट कहते हैं। इसमें हम ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। गेम्स के साथ मनोरंजन करने वाले व्यक्तियों के लिए यहाँ कार्ड लगाया जा सकता है, जो गेम कार्ड होता है। गेम कार्ड मुख्यतः ग्राफिक कार्ड स्लॉट में ही लगते हैं। उसके पश्चात आप अपने कंप्यूटर में बड़ी बड़ी गेम्स भी आप खेल सकते हैं। नॉर्थ ब्रिज का मुख्य कार्य सीपीयू और मदरबोर्ड के बीच में डेटा कम्युनिकेशंस को करवाना होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ ब्रिज का मुख्य कार्य डेटा कम्युनिकेशन का है, जो सीपीयू और मदरबोर्ड के बीच में होता है। इस कार्य के लिए नॉर्थ ब्रिज रैम का प्रयोग करता है, सीपीयू का प्रयोग करता है, और इसी प्रकार से साउथ ब्रिज के साथ भी डेटा और सिग्नल्स का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ देखिए इस तरफ जो दिखाया गया है, ये छोटा सा 4 पॉइंट्स का पावर कनेक्टर पोर्ट है, जो कि 12 वोल्ट के लिए होता है और जिसका मुख्य कार्य प्रोसेसर को पावर सप्लाई देना होता है। एसएमपीएस के द्वारा दिया गया 12 वोल्ट का पावर कनेक्टर यहाँ कनेक्ट किया जाता है, जिसके पश्चात सीपीयू को पावर सप्लाई प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से सभी प्रकार के इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को कार्य करने के लिए मदरबोर्ड से जुड़ना आवश्यक होता है। इसके लिए मदरबोर्ड के पीछे वाली साइड काफी सारे पोर्ट्स अवेलेबल रहते हैं, जिनकी जानकारी हम बारी बारी से लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर की तरफ से 2 पोर्ट्स की, जिन्हें PS2 पोर्ट कहा जाता है, जिनमें लेफ्ट साइड वाला जो पोर्ट है जो पर्पल कलर का है उसे कीबोर्ड PS2 पोर्ट, और इसी तरह से राइट हैंड साइड पे जो पोर्ट है वो माउस PS2 पोर्ट कहलाता है। PS2 शब्द IBM पर्सनल कंप्यूटर्स 2 से बना है और इसीलिए इनको PS2 कहा जाता है। कीबोर्ड पोर्ट और माउस पोर्ट दोनों के अंदर 6 पिन अवेलेबल रहती हैं। इन पिनों को ध्यान से लगाना चाहिए। कभी भी कीबोर्ड या माउस लगाते समय ज्यादा जोर मत लगाएं,
और प्रॉपरली यदि पिन कनेक्टेड है आपके कीबोर्ड माउस के कनेक्टर से तो ही आप उसको जोड़ें, अन्यथा आपकी कीबोर्ड या माउस की पिन टूट सकती है और उससे आपका कीबोर्ड और माउस कार्य नहीं करेगा। आप लेफ्ट साइड पे कीबोर्ड जोड़ते हैं और राइट हैंड साइड पे आप PS2 माउस को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट कनेक्टर जो हमारे पास अवेलेबल है वो है सीरियल पोर्ट के रूप में। सीरियल पोर्ट में 9 पिनें अवेलेबल रहती हैं, राइट हैंड साइड 5 पिनें और लेफ्ट हैंड साइड 4 पिनें। 9 पिनों का ये कनेक्टर 1 बिट डेटा को एक बार में भेजता है। PS2 माउस आने से पहले हमारे पास सीरियल पोर्ट वाले माउस अवेलेबल रहते थे जो इस सीरियल पोर्ट के साथ जोड़ के चलाए जाते थे, परंतु अब वो माउस अवेलेबल नहीं है मार्केट में। परंतु अब भी इस सीरियल पोर्ट का प्रयोग साइंटिफिक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को चलाने के लिए और उनको कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है पैरेलल पोर्ट। देखिए यहाँ पिंक कलर का एक पोर्ट दिया गया है। हमारे मदरबोर्ड की बैक साइड पे जो सबसे बड़ा पोर्ट है वो पैरेलल पोर्ट ही होता है। पैरेलल पोर्ट में 25 पिनों के लिए जगह बनी होती है। इसका मुख्य प्रयोग प्रिंटर यूजेज के लिए किया जाता है। हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स अर्थात DMP प्रिंटर्स अभी भी इस पैरेलल पोर्ट के साथ जुड़कर ही कार्य करते हैं, परंतु अब प्रिंटर्स को पैरेलल पोर्ट से जोड़ने के बजाय हमारे पास USB प्रिंटर्स अवेलेबल हो गए हैं, जिससे कि इन पैरेलल पोर्ट्स का प्रयोग खत्म होता जा रहा है और वो सभी प्रिंटर्स या वो सभी डिवाइसेस जो पैरेलल पोर्ट के साथ चलती थी अब USB पोर्ट्स में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्ट है वो है VGA पोर्ट। VGA पोर्ट का मुख्य कार्य आपकी डिस्प्ले डिवाइसेस को LCD, LED और मॉनिटर्स को मदरबोर्ड के साथ जोड़ना होता है। इसमें 15 पिनों के लिए जगह होती है जिसमें हम VGA केबल को जोड़ते हैं। VGA केबल का एक सिरा मदरबोर्ड के साथ जुड़ जाता है और दूसरा सिरा आपकी LCD, LED या मॉनिटर के साथ जुड़ जाता है। VGA पोर्ट्स में अलग अलग पिनें अलग अलग कलर कोड्स को सेंड करने के काम आती हैं, जिसके द्वारा मॉनिटर, LCD या LED पे डिस्प्ले बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्ट अवेलेबल है वो है USB पोर्ट। USB का पूरा मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस। आजकल सभी डिवाइसेस USB में कन्वर्ट होनी शुरू हो गई हैं। USB पोर्ट में कीबोर्ड, माउस, इंटरनेट की डोंगल या जितने भी डिवाइसेस हैं, प्रिंटर्स इत्यादि, वो भी सभी USB केबल्स के साथ अवेलेबल हो गए हैं और इन पोर्ट्स के साथ लगाकर चलाए जा सकते हैं। इसी के साथ राइट हैंड साइड पे जो पोर्ट अवेलेबल है वो है LAN पोर्ट के रूप में। LAN पोर्ट में हम LAN केबल को इंसर्ट करके इंटरनेट चला सकते हैं। इसके साथ 2 यहाँ पे LEDs दी जाती हैं छोटी छोटी, जो आपकी डेटा की सेंडिंग और रिसीविंग की जानकारी भी आपको देती हैं। LAN केबल का एक सिरा LAN पोर्ट में इंसर्ट किया जाता है और दूसरा सिरा आपके मॉडेम में इंसर्ट किया जाता है और इस प्रकार से दोनों को जोड़ के आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकते हैं। मुख्य प्रयोग इसका इंटरनेट यूजेज के लिए ही किया जाता है। सबसे लास्ट में यदि आप देखें तो हमारे पास यहाँ 3 छोटे छोटे कनेक्टर दिए गए हैं जो कि ऑडियो को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला कनेक्टर जो कि पिंक कलर का है, उसके साथ आप अपने कंप्यूटर के साथ आप माइक को जोड़ सकते हैं। दूसरा जो कनेक्टर हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, उसके साथ आप स्पीकर्स को या अपने हेडफोन्स को जोड़ सकते हैं जो कि ग्रीन कलर का है। तीसरा कनेक्टर जो हमारे पास अवेलेबल है वो लाइन इन के लिए है जो ब्लू कलर का है। इसमें आप लाइन इन को इंसर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम टीवी ट्यूनर कार्ड लगाते हैं तो उसकी जो आउटपुट होती है वो हम यहाँ इनपुट कर सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार टीवी देखने के लिए या कंप्यूटर की साउंड सुनने के लिए केबल्स चेंज नहीं करनी पड़ती। तो इस तरह से हमारे पास मदरबोर्ड के पोर्ट्स अवेलेबल रहते हैं जिनका अपना अपना कार्य रहता है हमारे पास। कुछ मदरबोर्ड्स में एडवांस पोर्ट्स भी अब अवेलेबल हो गए हैं, जिनमें एक मुख्य पोर्ट रहता है HDMI अर्थात हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये पोर्ट दोनों तरह के सिग्नल एक साथ भेजने में सक्षम होता है। ऑडियो और वीडियो सिग्नल्स को ये एक साथ ही भेज सकता है। इसी तरह से अच्छी क्वालिटी पाने के लिए डिजिटल विजुअल इंटरफेस भी अवेलेबल रहते हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में DVI पोर्ट्स कहते हैं। DVI पोर्ट्स कंप्यूटर को LCD, LED या मॉनिटर के साथ कनेक्ट करने में काम आते हैं। इनकी जो वीडियो क्वालिटी रहती है वो भी बहुत अच्छी रहती है। तो इस प्रकार से ये पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। जब भी आप अपने कंप्यूटर को बनाने के लिए मदरबोर्ड परचेज करें तो उसमें ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें कौन सा प्रोसेसर लगाया जा सकता है और कौन सी रैम उसमें लगाई जा सकती है। लेटेस्ट रैम और लेटेस्ट प्रोसेसर्स के अकॉर्डिंग ही आप अपना मदरबोर्ड परचेज करें। यहाँ हम 2 कंपनियों की जानकारी लेंगे। 2 मुख्य कंपनियां जो
मदरबोर्ड बनाने में शामिल है। एक हमारे पास इंटेल के रूप में उपलब्ध है और दूसरी हमारे पास AMD के रूप में उपलब्ध हैं। दोनों बहुत ही बढ़िया और एडवांस टेक्नोलॉजीज के बोर्ड अवेलेबल करवाती हैं। इनमें उदाहरण के तौर पे हर एक बोर्ड का एक नंबर अवेलेबल करवा दिया जाता है। मार्केट में बहुत सारे इंटेल और AMD के बोर्ड्स अवेलेबल रहते हैं और उनको उनके नंबर से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ 4 बोर्ड दिए गए हैं, जैसे इंटेल DG31 या 41 जो ड्यूल कोर प्रोसेसर्स और कोर टू ड्यू प्रोसेसर्स को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से DP55SB जो i5 और i7 प्रोसेसर्स को सपोर्ट करते हैं। हमारे पास ASUS M5A97LE बोर्ड रहता है जो AMD सीरीज के प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है। यदि आपके पास पुराना P4 प्रोसेसर अवेलेबल है तो आप चाइनीज चिपसेट, चाइनीज 945 बोर्ड के नाम से जाने जाते हैं, उनमें आप अपने P4 प्रोसेसर्स को प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग बोर्ड एक अलग सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU हमारे कंप्यूटर के एक दिमाग की तरह होता है जो सभी इंस्ट्रक्शंस को समझता है, सभी कैलकुलेशंस करता है और सभी प्रायोरिटीज डिसाइड करता है। और इसी के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम को सारी कमांड्स भी वही निर्देश करता है। CPU सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक मदरबोर्ड एक खास तरह की CPU सीरीज को सपोर्ट करता है। ये भी जरूरी है कि जब हम अपना CPU परचेज करें तो वो उस मदरबोर्ड सीरीज को सपोर्ट करता हो। यहाँ पे उदाहरण के लिए देखिए 4 CPUs आपको एज एन एग्जांपल यहाँ दिखाए गए हैं, जैसे इंटेल P4 पहला CPU, AMD सीरीज का AMD Phenom और जो कि पिन बेस्ड CPU है जिसमें पिनें होती हैं। इंटेल P4 में भी पिनें होती हैं और इंटेल Core i7 जो कि लेटेस्ट CPU है इंटेल की तरफ से। ये जो इंटेल का Core i7 प्रोसेसर्स होते हैं ये पिनलेस होते हैं। तो ये भी जरूरी होता है मदरबोर्ड सुनते समय कि क्या हम जो प्रोसेसर चाहते हैं वो पिन वाला है और जो बोर्ड है हमारे पास उस पे कौन सा प्रोसेसर फिट हो सकता है, पिन वाला या पिनलेस। मुख्यतः अब सभी प्रोसेसर पिनलेस अवेलेबल होने शुरू हो गए हैं। एक CPU आंतरिक रूप से मुख्यतः इस तरह से बटा होता है जिसमें हमारे पास मेमोरी, CU अर्थात कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थात अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट,